तो दोस्तों मार्केट में लगातार गिरावट जारी है और मार्केट गिरने के कारण क्या है, लगातार इतना मार्केट क्यों गिर रहा है और ये मार्केट कब रुकेगा गिरना। उसके अलावा दोस्तों जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके अलावा बाकी सारे जो आईपीओज हैं उनके बारे में तो जानकारी लेंगे ही। Hyundai आईपीओ को लेकर काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा है या सवाल आ रहा है या मार्केट में न्यूज़ सुन रहे हैं कि 14 अक्टूबर को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। क्या ओपन होगा या नहीं होगा, वाकई में क्या ये सही बात है नहीं है, वो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री में एंजल वन के साथ आप बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इंस्टाग्राम वगैरह पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली चीज, मार्केट क्यों गिर रहा है। मैंने आपको कल दो बड़े रीजन बताए थे, हालांकि कुछ चीजें जो है पुरानी हो चुकी है, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मार्केट गिरने के। तो कल तो मैंने आपको बताया कि भाई अभी लेटेस्ट में जो इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है उसके कारण मार्केट पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वो कल हमने डिस्कस भी किया था, जिसके कारण क्रूड पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंडिया क्रूड ऑयल का इम्पोर्टर भी है, मतलब बाहर से आता है क्रूड ऑयल वगैरह। तो देखिए भाव में भी फर्क आएगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा। और इस वॉर में अगर दूसरी कंट्रीज़ भी शामिल हो जाती है, इजराइल ईरान वाला जो वॉर है उसके अंदर अगर दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ अगर शामिल हो गई तो लोग तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, और ये वॉर वाली सिचुएशन है, इसको भी मार्केट धीरे धीरे करके पचा लेगा। भाई ये चीज़ें नॉर्मलाइज तो होनी है, एक स्थिति तो रहनी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा पर पचा लेगा इसको। फिर दूसरा कारण आ गया, सेबी के रूल्स थोड़े टाइट हो गए हैं, रिटेलर्स के लिए थोड़ा रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। एफएनओ वगैरह करना अब थोड़ा सा मुश्किल है रिटेलर्स के लिए, तो रूल्स टाइट होने के कारण भी थोड़ा इफेक्ट देखने को मिला है। बट ये थोड़ा छोटा इफेक्ट, अभी इतने ज़्यादा इफेक्ट के बीच में ये छोटा सा इफेक्ट आप कह सकते हैं। और तीसरा जो मेन रीज़न आ रहा है कि चाइना की तरफ जो एफआईआईज है वो शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि ये न्यूज़ थोड़े दिन पुरानी है, बट ये भी एक न्यूज़ के अंदर शामिल है कि भाई चाइना की तरफ जो एफआईआईज हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। इसका रीज़न है कि स्टिमुलस पैकेज जो जारी किया है चाइना ने, और ये चाइना ने काफ़ी सालों बाद जारी किया, मतलब लोगों को कैश वगैरह भी दे रही है चाइना। और बात करें चाइना के स्टॉक मार्केट की, तो चाइना का स्टॉक मार्केट काफ़ी टाइम से ठंडा पड़ा था। तो अभी इसने चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसके अंदर जान फूंकी है और ये पैकेज लेकर आए हैं। उसके बाद क्या किया, एफआईआईज भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हैं और ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ जा रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई इंडियन मार्केट में कुछ बुरा हो गया है या इंडियन मार्केट में कुछ बुरी खबर आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन मार्केट भी अभी मतलब इन्वेस्टर्स की नज़र में है, बट देखिए जो तेज़ी का फ़ायदा है वो हर कोई उठाना चाहेगा, भले कोई भी हो। जो भी इन्वेस्टर्स हैं एफआईआईज, अब ये तेज़ी जहाँ पर चल रही है, जहाँ पर रैली होगी, हाँ तो फ़ायदा उठाएंगे ही। दूसरा भी कुछ इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड भी था, कुछ रीज़न तो चाहिए ही था गिरने का, अब इस रीज़न की वजह से भी गिर गया। बाकी इंडियन मार्केट के साथ ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न या कुछ भी खराब नहीं हुआ है। और ये चाइना की तरफ जो एफआईआईज की मूविंग है, इस कारण जो एशियन मार्केट है, उसके अलावा और भी एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके स्टॉक मार्केट पर भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और ये मुझे लगता है कुछ दिन रहेगा। और अब ये जो एफआईआईज चाइना की तरफ मूव हो रहे हैं, अब ये जो वापस इतना पैसा निकला है, कितना पैसा अब इंडिया के अंदर वापस आएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में कब लगेगा, इसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। या कुछ इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट या सेबी कुछ ऐसे कुछ नई चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें लेके आ जाए, मतलब इन्वेस्टर फ्रेंडली चीज़ें, तो हो सकता है वापस ये शिफ्टिंग जो है इधर होनी शुरू हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है, आगे आगे पता चलता रहेगा। फिर दोस्तों जापान ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं, ये भी थोड़ी पुरानी खबर है। 17 साल के बाद जो है जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं। पहले ऐसी था कि भाई जो इसके जो इंटरेस्ट रेट थे ऑलमोस्ट 0% के आसपास थे, तो जापानी इन्वेस्टर क्या करते थे, वहाँ से पैसा उठाते थे, उनको कोई ब्याज या इंटरेस्ट तो लगता नहीं था। फिर जो वर्ल्ड के मार्केट्स है वहाँ पर पैसा डालते थे और वहाँ से पैसे की कमाई करते थे। तो अब क्या कि जापानी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, ज़्यादा नहीं हाइक हुआ है बट थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है। इसके कारण भी थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल रहा है, पर ये रीज़न भी थोड़ा पुराना है। अभी लेटेस्ट रीज़न तो मैंने आपको दो बता दिए, इजराइल ईरान वाला ये सबसे लेटेस्ट रीज़न है। बाकी चाइना वाला भी इफेक्ट डाल रहा है, जापान वाली चीज़ों ने भी धीरे धीरे इफेक्ट डाला ही है। एक महीने से आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके कुछ स्टॉक, मिड कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल ही रही है। तो असर तो इसका धीरे धीरे हुआ ही है। पांचवा रीज़न आप कहें तो इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड था,
काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे, मतलब बहुत वीडियोस मैंने देखे हैं, कितने इन्फ्लुएंसर ऐसे कह रहे थे। मैंने तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं कहा था, ना मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि भी गिरावट होगी, बड़ा क्रैश आएगा, बड़ा क्रैश आएगा, बड़ा क्रैश आएगा। देखिए बड़ा क्रैश आने की और है, मतलब बड़ा क्रैश अगर अभी तो नहीं कह सकते, क्रैश के अंदर तो बहुत ज़्यादा मार्केट गिरता है, बट हाँ आप कह सकते हैं कि भाई काफ़ी हद तक अभी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और हो सकता है चलो एक बार गिर जाए, अब ये काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि मार्केट गिर रहा है, तो एक बार गिर जाए उसके बाद क्या है कि वापस रिकवरी अच्छी आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार गिरना है जो गिरने दे दीजिए, चलो हो जाए, मतलब ओवरऑल मार्केट पूरा सेटल हो जाएगा, उसके बाद वापस रिकवरी आएगी, तो ये भी अच्छी बात है, मतलब लोगों को इन्वेस्ट करने का वापस मौका मिलेगा। तो ये कुछ रीजंस हैं। अभी ओवरऑल वर्ल्ड की पूरी स्थिति सुधरती है, जैसे इजराइल ईरान वाला वो कुछ स्थितियाँ क्लियर होती है, और चाइना जो ये पैकेज जारी किया, अब देखते हैं FIIs कब तक चाइना के अंदर पैसा डालते हैं, और ये शिफ्टिंग वगैरह सारी चीज़ें अभी एक बार थोड़ी ठंडी पड़ेगी, उसके बाद पता चलेगा कि भाई मार्केट अब किस दिशा में जा सकता है। और बाकी ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट एक ही डायरेक्शन पकड़ेगा, अपना लो बनाएगा मार्केट, उसके बाद वापस रिकवरी अच्छी देखने को भी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से मार्केट जो ठंडा पड़ा हुआ है, इलेक्शन के बाद से ठंडा पड़ा हुआ है, अब वो वापस तेजी हमें देखने को मिल सकती है जब मार्केट एक बार लो बना ले। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब भी गिरावट आए तो आपके जो भी लॉस वाले शेयर्स हैं उनको एवरेज कर लीजिए। अगर अच्छे शेयर्स है तो, खराब शेयर है तो वो चिंता वाली बात है। अच्छे शेयर है, क्वालिटी शेयर्स है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं, उनको एवरेज कर लीजिए, टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों जियो फाइनेंशियल के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है कि भाई जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक मिलकर जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस चालू करने वाले थे इंडिया के अंदर, अब क्या है कि सेबी की तरफ से उसको मंजूरी मिल गई है। इन्होंने सेबी का अप्रूवल का ही इंतजार कर रहे थे, काफ़ी टाइम से इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर रखे थे सेबी के पास, बट मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अभी मंजूरी मिली है, आज ही खबर आई है कि भाई जो जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक मिलकर जो 50% का जॉइंट वेंचर है, वो म्यूचुअल फंड का बिजनेस चालू करने वाले हैं, तो उसको मंजूरी मिल गई है सेबी की तरफ से। काफ़ी अच्छी चीज़ है जो जियो फाइनेंशियल के शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि देखिए अभी इसका बिजनेस बढ़ेगा। एक तो ये फाइनेंस सेक्टर के अंदर आने वाला है, ये भी बता रहे थे कि बजाज फाइनेंस को भी टक्कर दे सकता है। उसके अलावा ये म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर है, और भी काफ़ी सारे बिजनेस के अंदर ये उतरने वाला है। तो अब ये पहली चीज़ क्लैरिटी आई है कि भाई म्यूचुअल फंड का बिजनेस चालू होगा, तो अच्छी बात है, चालू होगा, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी बिजनेस अगर रनिंग में होता है तो उसके बाद क्या है कि काफ़ी लोगों का जो इन्वेस्टर्स का विश्वास भी बढ़ेगा और बड़ा इनफ्लो भी आ सकता है। वैसे तो ये अभी लार्ज कैप कंपनी है, आप ज़्यादा ग्रोथ की तो उम्मीद नहीं कर सकते, बट हाँ एक अच्छी डिसेंट ग्रोथ की आप उम्मीद लगा सकते हैं एक सेफेस्ट रिटर्न के हिसाब से। और इसने अभी ज़्यादा इतनी गिरावट भी देखने को नहीं मिली। अभी लेटेस्ट में बात करें तो 329 तक इसने लो बनाया है, पिछले काफ़ी टाइम से मैं इसको नोट कर रहा हूँ, तो अभी ज़्यादा तो गिरावट इसके अंदर नहीं देखने को मिली है, और अभी सही रेंज के अंदर चल रहा है। मतलब जितना इसने लो बनाया था 329, उसी के आसपास अभी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो थोड़ा अगर बाइंग करनी तो कर भी सकते हैं, थोड़ा पर थोड़ा ही लीजिएगा। मान लो मार्केट अभी देखते हैं कितना गिरता है, और ज़्यादा अगर गिरता है तो चिंताजनक बात होगी। अभी लें, आपको मान लो 100 शेयर लेने तो अभी 20 ही शेयर लें, 20 फिर गिरे तो फिर 20, फिर गिरे तो फिर 20, ऐसे ऐसे करके शेयर लेंगे ना तो एवरेज हो जाएगा। तो ये न्यूज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर दोस्तों Hyundai मोटर्स जो IPO लेकर आ रहा है, उसको लेकर ये खबर मार्केट के अंदर है। अभी 14 अक्टूबर को ये IPO ओपन हो सकता है, तो क्या ये कंफर्म है? तो देखिए अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ना कोई ऑफिशियल ऐसी अनाउंसमेंट हुई है कि भाई 14 अक्टूबर को ही ओपन होगा। अभी मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ फैल रही है कि भाई 14 अक्टूबर को ओपन हो सकता है, तो अभी कंफर्म नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। काफ़ी लोग सवाल भी पूछ रहे थे, और काफ़ी लोग कमेंट में बता रहे हैं कि प्राइस बैंड सब डिसाइड कर लिया उन्होंने, GMP वगैरह डेट सब आ गई उनकी तरफ से, तो बट ऐसा नहीं हुआ है। ये सिर्फ मार्केट में कयास लगाए जा रहे हैं, सिर्फ गैस है और कुछ नहीं है। ऑफिशियल न्यूज़ आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा, अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। और मुझे लगता है अभी जो गिरावट है उस हिसाब से हो सकता है Hyundai IPO लाने में थोड़ी देरी भी करे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फिर दोस्तों डिफ्यूजन इंजीनियर्स के IPO की लिस्टिंग थी, लिस्टिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली। जिस हिसाब से मार्केट गिरा हुआ था उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग थी। हालांकि उम्मीद थी कि भी 30 से 35% का प्रॉफिट देखने को मिले, बट ऐसा नहीं हुआ, और हमें 15% का खुलते ही प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद हाईएस्ट 20-21% का प्रॉफिट देखने को मिला। लगभग एक लॉट पर 3000 से ज़्यादा रुपए का फायदा देखने को मिल गया। काफ़ी अच्छी बात रही, मतलब लोगों को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इतना गिरावट जो मार्केट में चल रही है उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग है। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसी गिरावट है उस हिसाब से, भाई जो 30% डिमांड है उसमें भी 15% भी इसकी लिस्टिंग हुई तो बहुत अच्छी बात है।
फिर आपने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं या सेल कर दिया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मैंने आपको बता दिया कि लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। नहीं मिल रहा है वीडियो तो आप सर्च कीजिए डिफीजन आईपीओ लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर ले तो भी बढ़िया बात है, उसके बाद शेयर्स रखें तो भी अच्छी बात है, मतलब अच्छा शेयर ये नज़र आ रहा है। बट हाँ, अभी गिरावट है तो हो सकता है इसके अंदर भी उसका असर देखने को मिले। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू है तो वो अलग चीज़ है। दोस्तों गरुड़ा आईपीओ जो ओपन होने वाला है, अभी उसकी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। 0% जीएमपी चल रही है, जो कल की तारीख में 5% के आसपास थी, अभी वो भी नहीं है। मतलब डिमांड लगातार अभी कम हुई है क्योंकि मार्केट भी डाउन है। ओवरऑल अभी डिमांड आ ही नहीं रही है। एफआईआईज भी सेलिंग कर रहे हैं तो डिमांड तो आएगी कहाँ से। अब देखते हैं, जो भी डिमांड वगैरह आएगी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स, और वीडियो देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूज़न है मार्केट को लेकर दूर हुआ है, कुछ तसल्ली हुई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।